वेलकम इन स्टडी टाइम गाइस जैसे कि हम अपने 9 केमिस्ट्री में कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल केमिस्ट्री के यूनिट 1.3 रिलेटिव एटॉमिक मास को। देखें एक्चुअली जितने भी एटम्स होते हैं आपको पता है कि इन सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर मास होता है, लेकिन इस मास को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना स्मॉल पार्टिकल है कि इसका वेट जिस तरह हम नॉर्मल देखते हैं आम जिंदगी में कि किसी भी चीज़ को हम जब खरीदते हैं तो उसका मास जो है वो किसी भी बैलेंस पे लिया जा सकता है क्योंकि हम उसकी ऑब्जेक्ट का साइज इतना ज़्यादा होता है। लेकिन जब बात एटम की हो तो एटम के मास को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मौजूद होते हैं। जब भी हम आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब पेन पे वेट किया जाता है, आजकल तो सारे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तो इस तरह के होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनमें एक सिस्टम होता है और वो शो कर देते हैं कि किसी सब्सटेंस का क्या मास है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ए है और मैं चाहूँ कि उसका वेट, तो उसको मैं किसी स्टैंडर्ड वेट से, स्टैंडर्ड वेट वो वेट होता है जो नॉन वेट कहलाता है या नॉन मास कहलाता है। जिस चीज से के मास की वैल्यू हमें पता होगी उसे स्टैंडर्ड या नॉन मास कहा जाता है। और जिस सब्सटेंस का मास फाइंड करना हो, जाहिर बात है अगर हमारा पर्पस क्या है कि किसी एटम के मास को, तो एटम के मास को जब आप किसी स्टैंडर्ड मास से कंपेयर करना चाहेंगे तो नॉन वैल्यू जो है, नॉर्मली कार्बन के लिए हम सपोज करते हैं कि उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। तो अगर हम किसी सब्सटेंस या किसी एटम के मास को कार्बन 12 के मास से कंपेयर करें, उस कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि आया इस एटम का मास इस कार्बन 12 से ज्यादा या कम, जितना भी है, अगर हम उस मास से कंपेयर करें 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, तो उसे हम कहते हैं उस सब्सटेंस का रिलेटिव एटॉमिक मास। वर्ड रिलेटिव का मतलब यहाँ पर यही है कि हम किसी भी सब्सटेंस के मास को किसी नॉन मास से कंपेयर करते हैं। अब हमने कार्बन 12 भी क्यों लिया? इसलिए कि कार्बन 12 जो है वो एक स्टेबल आइसोटोप, इसके पॉइंट के बाद 40 तक ये वैल्यू जो है एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम इसको कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक वर्ड और यूज हुआ है, आइसोटोप। बेसिकली यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है एवरेज मास। एवरेज का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास एक वैल्यू 4 है और एक वैल्यू 5 है, तो एवरेज या मीन वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम हो जाएगा। सम करने के बाद इस वैल्यू को आप डिवाइड कर दें जितनी वैल्यूज है उनकी नंबर से। यानी अगर आपके पास दो मासेस है 4 और 5, दोनों का सम करें और 2 से डिवाइड करें। सपोज करें आपके पास 3 वैल्यूज हो जाती हैं, तो आप 3 से डिवाइड करें। इसको कहा जाता है एवरेज वैल्यू। आगे लिखा है वर्ड आइसोटोप। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप? देखें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सपोज कर लें क्लोरीन, तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 35, सॉरी 70। बट इनमें जो न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो मुख्तलिफ एटम में मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा अगर एटॉमिक नंबर सेम और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट,
तो ऐसी कंडीशन में एलिमेंट्स के ये जो दो एटम्स हैं इनको हम आइसोटोप कहते हैं। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। हर एक हाइड्रोजन के आइसोटोप में एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन की क्वांटिटी 1 ही रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है इसमें चेंज होते हैं। फर्स्ट आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसमें 0 न्यूट्रॉन है, सेकंड में 1 न्यूट्रॉन है और थर्ड में 2 न्यूट्रॉन। तो ये अगर परसेंटेज वाइज देखें तो ये सब इक्वल परसेंटेज में नहीं होते। इसमें हमें मालूम है कि ये 99.96% होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सैंपल में 100 आइटम्स है, उसमें से 99.96% में या मास होंगे। इसी तरह 0.015 इसके होंगे, और ये ट्रिशियम बहुत ही कम लेवल का होता है, ये 10⁻⁻15% होता है। इसी तरह अगर क्लोरीन की ली जाए तो क्लोरीन 35 यानी 17 और 18 का सम, इसका परसेंटेज जो है 75% है। क्लोरीन 37 जो है ये 25%। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है या आपकी नज़र से गुजरा होगा कि क्लोरीन का जो हम एटॉमिक मास लेते हैं वो 35.5 होता है। ये 35.5 में ये हम किस तरह 35.5 ले सकते हैं? 0.5 किस की रिप्रेजेंटेशन करता है? तो बेसिकली यहाँ वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा है? एवरेज मास। तो इन दोनों का ये एवरेज होता है। 75% क्लोरीन 35, 25% क्लोरीन 37 है। तो अगर आप इनका एवरेज लें, ये एवरेज वैल्यू जो है वो 35.5 है। इसको अगर हम कार्बन के 12 से कंपेयर करें तो ये एटॉमिक मास कहलाएगा, इसलिए ये वैल्यू जो है पॉइंट्स में। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू 1.008 AMU के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट, ये आप ध्यान में रखें कि एवरेज मास में बी एन इंटीजर और मे नॉट बी एन इंटीजर। ये वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू नहीं होती। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। जैसे कि आपको मालूम है कि हर एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो एक इंटीग्रल वैल्यू के बराबर है। इसमें 17 प्रोटॉन एक इंटीग्रल वैल्यू है, 18 न्यूट्रॉन एक इंटीग्रल वैल्यू है। लेकिन जब हम इनके एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एटॉमिक मास जो है वो कोई इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है कि वो वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में या डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू। ये बात आप लाजमी ध्यान में रखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है और कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। फ्रैक्शनल का क्या मतलब है कि उसमें वो वैल्यू जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद भी कोई वैल्यू इसमें मेंशन। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इस वजह से है कि ये जो आइसोटोप्स हैं ये फिक्स परसेंटेज में होते हैं और इनकी परसेंटेजेस किसी भी सैंपल में सैंपल में ये डिफरेंट हो सकती है। इसी वजह से ये एवरेज वैल्यू जो है यहाँ पे दी जाती है। एटॉमिक या कार्बन 12 का जो 1/12 मास है उसे हम यूनिट कंसीडर करते हैं, उसे कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 AMU से। इसकी वैल्यू होती है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू जो है
ये एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन भी है। तो आप यूँ समझ लें कि मास ऑफ प्रोटॉन ही 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। दोबारा यूज़ की जा रही है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे ये समझने की आज कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर का इससे क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और नॉर्मली इसको हम एक सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले लूँ, ये एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका सिंबल H है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 1 है। इसका एटॉमिक नंबर जो है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम 1 कह सकते हैं। सपोज करें ये सिंबल O है ऑक्सीजन के लिए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 8 है, तो इसके एटॉमिक नंबर को हम कह सकते हैं कि ये 8 है। नाइट्रोजन है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, तो इसके Z जो है वो 7 हो जाएगा। यस, ये एक और एलिमेंट है Na, स्टैंड्स फॉर सोडियम, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, तो इस इट मीन्स के इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 11। नाउ एटॉमिक मास, जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखें कुछ कंफ्यूजन आपकी बुक में, ये जो यहाँ मेंशन किया गया है ये बेसिकली ये चीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है मास नंबर को, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वो ये है कि नॉर्मली जो एटॉमिक मास है वो रिलेटिव एटॉमिक मास की एक दूसरी टर्म। तो जब हम कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज को, मास नंबर को। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखें, एटॉमिक मास बेसिकली एक अदर वर्ड यूज होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। आप जहन में रखें कि मास नंबर, क्योंकि आपको अपनी बुक को ही फॉलो करना है, लिहाजा आप ये जहन में रखें कि आपकी बुक में जो रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म है वो AMU से रिप्रेजेंट की जाती है, और एटॉमिक मास जो है वो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कहलाता है A। जैसे कि मैंने आपको बताया कि A जो है वो अब रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने एक एलिमेंट में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने एक एलिमेंट में। तो जैसे कि आपको मैंने मेंशन कर दिया है कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हम इस इक्वेशन में P की जगह Z से भी लिख सकते हैं। तो सपोज करें कि आपको A फाइंड करना है एटॉमिक मास, तो आप Z और N प्लस कर लें। अगर N फाइंड करना है तो किस तरह कर सकते हैं कि इस Z को लेफ्ट साइड पे लें, ये कितने के इक्वल हो जाएगा A माइनस Z विच इज इक्वल टू N। तो अगर कोई गिवन आपके पास एलिमेंट है जिसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू आपको मालूम है, तो सपोज कर लें कि प्रोटॉन आपके पास 15 है और न्यूट्रॉन आपके पास अननोन है, और मैं इसके लिए एटॉमिक मास की वैल्यू आपको दे देता हूँ 31। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि आप फाइंड करें कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है, तो आप फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। लेकिन इसमें ज़रूरी क्या है
कि आपके पास 3 एलिमेंट, एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N। इसमें इस इक्वेशन को यूज करें, N इक्वल टू A माइनस Z। सो A तो आपके पास 31 है, Z क्या है? इस डायग्राम में Z की वैल्यू अननोन नजर आ रही है, लेकिन आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z। तो बेसिकली Z जो है वो प्रोटॉन की तादाद है, जो इस डायग्राम में कितनी दी हुई है? 15। अब आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। A is 31 minus Z is 15, तो N is equal to 16। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन की मदद से किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं, या एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। और N इस बुक में आपको एज ए एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए, उसका फॉर्मेट यही है। अगर आप चाहें तो फर्स्ट कर लें कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप A एटॉमिक मास फाइंड करें और इसमें आपको प्रोटॉन दे दिए गए हैं 9 और न्यूट्रॉन आपके पास 11 है या 10 सपोज कर लें, और इससे इसका एटॉमिक मास आपने फाइंड करना। एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, which is equal to 9। यहाँ पे प्रोटॉन 9 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से, तो क्या है? 10। अब N A की वैल्यू क्या होगी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाउ अब आप प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में ऐड कर दें। प्रोटॉन इज 9, न्यूट्रॉन इज 10, वैल्यू ऑफ A इज फाउंड टू बी 19। एक बात यहाँ आखिर में मैं ये मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि आप देख रहे हैं कि एटॉमिक मास के लिए हम किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं दे रहे, रिप्रेजेंटेशन से नहीं। वजह उसकी यही है कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो है वो एक नंबर है, इसीलिए समटाइम इसको क्या कहा जाता है? मास नंबर। तो ये नंबर है और किसी भी नंबर के साथ कोई यूनिट रिप्रेजेंट नहीं की जाती। लेकिन अगर आप एटॉमिक मास करेंगे तो फिर एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म में अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे AMU। तो ये डिफरेंस आप जरूर याद रखें कि अगर ये है तो ये नो यूनिट, अगर AR है रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? AMU। ये एक डिफरेंस भी है, ये एक नंबर है और रिलेटिव एटॉमिक मास एक कंपैरिजन है किसी भी मास का किसी नोन मास से। ओके गाइस, आई होप कि आपने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को या एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास के डिफरेंस को इस लेक्चर में बहुत और से सुना होगा और समझा होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।